नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि प्रदेश में सियासत की हलचल क्या है, अपडेट क्या है और किस तरीके से राजनीतिक दलों की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है, चाहे वो रणनीति विरोधियों को लेकर हो या खुद को और मजबूत करने की रणनीति हो। इन तमाम चीजों से आज आपको प्रदेश के नंबर 1 पॉलिटिकल शो में हम कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। बड़ौदा में उपचुनाव को लेकर गर्माहट अचानक ठंडी पड़ गई है और कारण है कोरोना। स्थानीय नेताओं से लेकर पार्टियों के दूसरे क्षेत्र के लीडर्स तक सभी ने मंगलवार को हल्के से दूरी बनाए रखी, क्योंकि अब सभी के जहन में कोरोना का डर समाया हुआ है। ये वही बड़ौदा है जहां पर कल तक नेताओं के दौरे ही नहीं, डेरे भी जमे हुए थे। सजे हुए थे दरबार पार्टियों के हलके में। दिन भर थकने के बाद पानी पीते थे गांव के नलके में, और आज कोरोना से सब कुछ निपट गया हल्के में। कल क्या होगा वो किसने देखा, अब तो कोरोना खुद ही जाने उसे किसने फेंका। कब जाएगा कोरोना, कब जाएगा कोरोना, यही राजनीतिक पार्टियों के दिल में है, क्योंकि यही वो वायरस है जिसने दलों को वापस भेज दिया है। यानी कि मंगलवार का दिन बड़ौदा क्षेत्र के लिए सूना सूना रहा, जैसे वोटिंग के तौर पर मतदाताओं का दिल अभी तक घुना घुना रहा। कोरोना ने ऐसा तांडव मचा रखा है, मानो सबको अपने वहम में बसा रखा है। डर में बैठा दिया सबका जहन, यूं ही हर कोई नहीं कर पाता सहन। कई दिनों से गली गली में उपचुनाव की चर्चा थी, ताबड़तोड़ प्रचार जारी था। हर घर में सांसद से लेकर मंत्री, मंत्री से लेकर विधायक और विधायक से लेकर कोई भी छोटे से बड़े नेता अपने पक्ष में माहौल बनाने की जुगत में जुटे थे। लेकिन क्या पता था किसी को कि कोई संक्रमित हो जाएगा कोरोना से। जब विधानसभा सत्र से पहले कोरोना टेस्ट हुए तो बीजेपी के कुछ ऐसे नेता भी पॉजिटिव मिले जो बड़ौदा में अपनी दलों की डोर संभाल रहे थे। कमाल की बातें बताकर अपने पक्ष में धमाल मचा रहे थे। लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो कोरोना के कारण हल्के से दूरी बना ली, और साथ ही साथ अपील भी की कि जो लोग भी संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट करें और टेस्ट भी कराएं। दरअसल कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल, जो कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी के प्रभारी हैं, कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला, सांसद संजय भाटिया, ये वो नेता हैं जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये बड़ौदा में सबसे ज्यादा एक्टिव थे। बड़ौदा हलके में कोरोना का कहर होने की वजह से सभी पार्टियों के नेताओं का दौरा बिल्कुल ठप पड़ गया है। यानी कि प्रत्येक गांव में जितने भी उच्च जो नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, बड़ौदा के उपचुनाव के चलते यहाँ प्रतिदिन दौरा रहता था और काफ़ी चहल पहल यहाँ देखने को मिलती थी। और कई बड़े नेता जो कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पर जो चुनावी पहिया है कहें तो बड़ौदा हलके में बिल्कुल रुक गया है। बड़ौदा उपचुनाव में जहाँ काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही थी, अब बिल्कुल स्थिर हो गया है और एक जो चुनावी प्रचार था वो बिल्कुल थम सा गया है। कोरोना के कारण थम गया प्रचार। ताबड़तोड़ दौरों पर कोरोना का डिस्क ब्रेक। उपचुनाव का दौर, कोरोना का जोर। जब से नेता कोरोना पॉजिटिव मिलने लगे तब से ही एहतियात के तौर पर बीजेपी का कोई भी नेता हल्के में नहीं पहुंचा है। हालांकि दूसरी पार्टियों के नेता फिर भी दौरे पर लगे हुए थे। हाँ, दौरे में कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन उतना जोरदार प्रचार नहीं था जितना बीते दिनों में सभी पार्टियां कर रही थीं। और मंगलवार की बात करें तो ये मंगलवार की ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गलियों में बड़ा नेता और पार्टियों के नेता तो छोड़िए, वो स्थानीय नेता या गांव में मौजूद पार्टी कार्यकर्ता भी प्रचार करता नजर नहीं आया। कोरोना का दौर कुछ ऐसा है कि मंगलवार को बड़ौदा की गली गली में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया।
सियासी गलियारे में राजनीति की हर छोटी से छोटी चहल पहल पर पैनी नजर रखी जाती है, तो मंगलवार को इस पर भी सियासी गलियारे की नजर टिकी, जहां से ये सब नजर आया कि उपचुनाव के दौर में बिगुल और प्रचार के शोर में बड़ौदा के हर कोर में सब के सब डूब गए कोरोना के शोर में। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जननायक जनता पार्टी की तरफ से एक हफ्ते में प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। यह जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने दी है, जिस पर काम शुरू कर दिया गया है। और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके की जिम्मेदारी किन किन के कंधों पर दी जाती है, क्योंकि इसके लिए एक सर्वे भी कराया जा रहा है और रायशुमारी भी की जा रही है। एक हफ्ते में बन जाएगी हरियाणा जेजेपी की टीम। 7 दिन में प्रदेश कार्यकारिणी का गठन तय। कोरोना काल के बीच नई टीम का ऐलान। जननायक जनता पार्टी ने कोरोना काल में ही हरियाणा की कार्यकारिणी का गठन करने का फैसला किया है, और वो भी महज 7 दिनों में। पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शहरी क्षेत्र के लोगों को कैसा जोड़ा जाए, SC ST के लोगों को, BC कैटेगरी के लोगों को ज़्यादा हम अपने साथ जोड़ करके संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाएं। इस सब पे जो सुझाव रखे गए हैं उनको विधिवत रूप से अमली जामा पहनाएंगे। पार्टी की तरफ से कोरोना काल में ही अपने तमाम कार्यकारिणी भंग की गई। कुछ दिन पहले ही कोरोना काल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। कोरोना काल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक भी हुई, और अब जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में ही हरियाणा की कार्यकारिणी भी बना दी जाएगी। अब पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत, नब्ज टटोलने का प्लान तैयार, कागज में लिखाई, कल से चढ़ाई। पार्टी को मजबूती देने का संकल्प लेकर चल रहे अजय चौटाला निशांत सिंह को प्रदेश कार्यकारिणी बनाने का आदेश दे चुके हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार को जेजेपी नेताओं की तरफ से यह रणनीति तय की गई है कि बुधवार से बड़े नेता किस जिले में या फिर किस हलके में जाएंगे, जो नेताओं को जिम्मेदारी देने के लिए कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे, जिसके आधार पर नई टीम तैयार की जाएगी। नेता ये जानने की कोशिश करेंगे कि जमीन पर किसकी पकड़ मजबूत है और किसने कितनी मेहनत की है। किस आधार पर कार्यकारिणी का गठन, कार्यकारिणी में किन नेताओं को जगह, पुराने पदाधिकारियों पर होगा भरोसा। पार्टी हेड अजय चौटाला के 31 अगस्त वाले बयान के आधार पर प्रदेश कार्यकारिणी पर मंथन का पहला दिन गुजर गया, यानी कि अब 6 दिन बाकी रह गए। बताया जा रहा है कि पहले दिन मतलब मंगलवार को पूरे दिन पार्टी के नेताओं में यह तय हुआ कि किस आधार पर प्रदेश की नई टीम तैयार होगी। दरअसल सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि जेजेपी की तरफ से उन नेताओं को तरजीह दी जाएगी जिसका राजनीति में न सिर्फ लंबा अनुभव हो, बल्कि पार्टी के प्रति अच्छी छवि हो और मेहनती भी हो। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या जिन नेताओं को पहले जगह मिली हुई थी उनमें से पार्टी किसी पर भरोसा जताएगी या फिर सारे पत्ते नए ही होंगे। दरअसल ये चर्चा है कि कुछ पुराने पदाधिकारियों पर फिर से पार्टी ट्रस्ट कर सकती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं पर जो पार्टी के लिए बेहतर काम करते रहे हैं और मजबूती के लिए समय समय पर साथ भी रहे हैं। अब महज कुछ ही दिन का इंतजार और है, जिसके बाद जननायक जनता पार्टी की नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। छोटे से छोटे स्तर के कार्यकर्ताओं का दिल समझने के बाद दिल से ही यह दल अपनी सेना तैयार करेगा। धरती पर किस नेता का ज्यादा ध्यान रहता है, इसकी पहचान की जाएगी ताकि उनको जिसको मेहनत का फल मिल सके और पद के तौर पर उपहार मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने सरकार की तरफ से लाए जा रहे राइट टू रिकॉल बिल सहित प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहला सवाल तो मैम, जिस तरीके से कल प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया, किस तरीके से मैम देख रहे हैं, किस तरीके से श्रद्धांजलि देंगे?
देखिए ऐसा है, मुझे लगता है कि ये एक जो राजनीति के अंदर बहुत बड़ा वैक्यूम जो है वो उनकी जाने से जो है वो आ गया है, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से इस क्षति की पूर्ति की जा सकती है, क्योंकि वो अपने आप में ही एक संस्था थे। उनसे कितना कुछ सीखने को जो है मिलता है, जितनी भी हमारी जो नई जनरेशन है, तो बहुत कुछ उनसे सीखा जा सकता है। राइट टू रिकॉल पर बात करेंगे कि राइट टू रिकॉल में काफी सियासत जो है इसको लेकर हो रही है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि पहले तमाम जो विधायक हैं और तमाम जो सांसद हैं उन पर ये लागू होना चाहिए और उसके बाद जो है अन्य जगहों पर इसको लागू किया जाना है। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए ऐसा है कि ये सबसे छोटी इकाई है। अगर हम बात करें, सरपंच जो है वो किसी भी लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है। तो अभी जो लागू किया गया है तो उसका कैसे क्या रिजल्ट्स निकलते हैं उसको देखना चाहिए, और उसके बाद इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि सबकी सहमति से अगर सभी चाहें और सभी पार्टी मिलकर अगर चाहें तो ये विधायक और सांसद पर भी लागू होना चाहिए, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन ये सबसे छोटी इकाई है सरपंच की, और मुझे लगता है कि इसमें एक बार इसको देखना चाहिए कि इससे क्या इसके असर होते हैं, इसके क्या परिणाम रहते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में जो है लगातार सवाल निशान उठ रहे हैं। विपक्ष तो विपक्ष, खुद मंत्री भी जो है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। किस तरीके से? देखिए कानून व्यवस्था जो है वो मुझे लगता है कि उस पर जो है पहले से काफी नियंत्रण है, और जहां कहीं पर भी कोई इस तरह की घटनाएं अगर सामने आती हैं तो उसके साथ साथ आप ये देखिए कि तुरंत प्रभाव से बहुत जल्द जो है पुलिस अपनी कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार भी करता है, उनको पकड़ता भी है। तो ये तो जो है वो समय से ही चलता आ रहा है, मुझे लग रहा है कि, और इसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो अधिकारी का रहता है कि पुलिस अधिकारी जो है वो किस तरह से हैंडल करते हैं सिचुएशन को। तो पहले से ठीक है कानून व्यवस्था जो है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि कोविड की वजह से भी मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे जो अपराधी हैं जिनको कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अपना जो है निर्णय लेकर उनको छोड़ने के लिए कहा था, उनको छोड़ दिया था। तो बहुत से मुझे लगता है कि वो अपराधी भी जो हैं वो थोड़ा सा अब एक्टिव हो गए हैं, और इस वजह से कुछ हादसे देखने में सुनने में आते हैं, लेकिन फिर भी अधिकारी जो हैं, पुलिस अधिकारी, उनका काफी कंट्रोल है। कोरोना की स्थिति को लेकर बात करें तो प्रदेश में जो लगातार केस हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट के जो कई मंत्री हैं वो भी लगातार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आम लोगों को किस तरह का देखें, क्योंकि विपक्ष जो है, कांग्रेस कहें, इनेलो कहें, वो लगातार ये कह रहा है कि प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं कोरोना की स्थिति सरकार से काबू में नहीं आ रही। न केवल हरियाणा की बात करें बल्कि नेशनल स्तर पर भी बात करते हैं तो लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है कोरोना को काबू नहीं कर पा रही। देखिए ऐसा है कि सरकार ने बहुत सख्त निर्णय लेकर शुरू में ही जो है वो आगाह करने की कोशिश की सभी जनता को, और बार बार आप ये देखिए कि चाहे मन की बात है, चाहे कोई भी कार्यक्रम क्यों ना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार जनता को आगाह करते हैं कि हमें 2 गज की दूरी रखनी है, हमें मास्क का प्रयोग करना है, हमें बार बार हाथों को धोना है। तो मुझे लगता है कि हमारी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है कि हम उसका अक्षरशः पालन करें। पालन नहीं करने पर ही जो है वो इस तरह से स्प्रेड होता है और लोगों में एक दूसरे से ये फैलता है। तो मैं भी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगी सभी जनता से कि वो कृपया जो है इसको सीरियसली लें, इसको संजीदगी से लें, और बार बार हाथों को धोएं, डिस्टेंसिंग रखें और मास्क जरूर लगा के रखें। शुक्रिया। तो ये थे सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। राइट टू रिकॉल को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि यह बात पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के समय भी पुरजोर तरीके से उठाई गई थी। इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इस पर खुलकर चर्चा किस लिहाज से होगी और क्या पंचायत में इसको इंप्लीमेंट करने के बाद यह सिलसिला आगे भी बढ़ पाएगा। देखिए कि बड़ा विषय है राइट टू रिकॉल का। 2 साल पहले चौधरी देवीलाल के समय में इस बात की चर्चा बहुत जोर शोर से पूरे प्रदेश और देश के अंदर चली थी, लेकिन उसके बाद से लेकर के अब तक कई दशक बीत चुके हैं, इस विषय के ऊपर कोई चर्चा अभी हुई नहीं है। मुझे लगता है कि जब विषय इतना बड़ा और इतना गंभीर है तो इस तरह के विषय के ऊपर आपस में व्यापक चर्चा और विचार विमर्श करके
इस तरह के विषय के बारे में विचार करना चाहिए। आज आपको सियासी गलियारे में एक दिलचस्प रिपोर्ट से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। हम आज आपको बताएंगे कि सिरसा, जो कि यहां का एक जिला है, इसे जिले के तौर पर स्थापित हुए 45 साल हो गए। आज ही का दिन यानी कि 1 सितंबर 1975 को सिरसा जिले का गठन हुआ था। इस जिले में प्रदेश और देश की राजनीति में कितनी छाप छोड़ी है, आज सियासी गलियारे में ये रिपोर्ट देखिए और समझिए राजनीति में सिरसा का मतलब क्या है, सिरसा के मायने क्या है। 45 साल का हुआ सिरसा। 1975 में जिले का गठन। 4 दशकों में बड़े बड़े बदलाव। सिरसा में विकास की क्रांति। कभी हिसार जिले का बड़ा क्षेत्र रहा सिरसा 45 साल पहले 1 सितंबर 1975 को अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया। सिरसा में आयोजित एक जनसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने सिरसा को जिला बनाए जाने की घोषणा की थी और तब से लेकर अब तक इन 4 दशकों में जिले में अहम और बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। विकास के तौर पर टेलीफोन से लेकर इंटरनेट क्रांति तक का युग और बेहतरीन सड़कों से लेकर सुपरफास्ट हाईवे भी सिरसा ने बनते देखे। यहाँ के लोगों की मेहनत की बदौलत जिले ने अपनी अलग पहचान बनाई। शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में बस आगे ही बढ़ते रहने की इच्छा शक्ति ने हर बार एक नई ऊंचाई की ओर सिरसा को अग्रसर किया। सियासत में सिरसा का कितना योगदान। राजनीति में सिरसा की अमिट छाप। देश की राजनीति में भी सिरसा का नाम। 45 साल के अंदर सियासत में सिरसा ने अपनी अमिट छाप छोड़ी। देश के साथ साथ प्रदेश को भी कई बड़े नेता सिरसा ने दिए, जिन्होंने प्रदेश की बागडोर भी संभाली और देश को उप प्रधानमंत्री के रूप में भी विकास की गति पर चलाया। यानी राजनीतिक रूप से इस धरती ने देश को उप प्रधानमंत्री और कई बार प्रदेश को मुख्यमंत्री देने का सौभाग्य हासिल किया। 1977 से लेकर 2019 तक हुए चुनावों के बाद 42 सालों में प्रदेश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी का विधायक भी ना बन पाया हो, लेकिन उसके बाद भी जिले की सत्ता में भागीदारी जरूर रही, क्योंकि चंडीगढ़ में सिरसा के किसी न किसी नेता को हर सरकार में कोई बड़ा ओहदा जरूर मिला। सिरसा से ताल्लुक रखने वाले चौधरी देवीलाल ने प्रदेश में अपना सियासी प्रभाव दिखाया और 1977 में चौधरी देवीलाल पहली बार मुख्यमंत्री बने तो जिले की राजनीति और असरदार हो गई। 1982 में भजनलाल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें निर्दलीय विधायक लक्ष्मण दास, रोड़ी से विधायक जगदीश नेहरा और डबवाली से विधायक गोवर्धन दास चौहान मंत्री बने। तो वहीं 1987 में प्रचंड बहुमत के साथ देवीलाल के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसमें उनके बेटे रणजीत सिंह कृषि मंत्री बने। उनके भतीजे डॉक्टर केवी सिंह उनके ओएसडी रहे। इसके बाद चौधरी देवीलाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक और इसके बाद नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक चौधरी देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे। हालांकि वो कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। उनके उप प्रधानमंत्री बनने के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेश की कमान संभाली और उनकी सरकार में उनके भाई रणजीत सिंह और सिरसा से विधायक हजारचंद कंबोज मंत्री बने। 1991 में भजनलाल के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें सिरसा से विधायक लक्ष्मण दास अरोड़ा, रोड़ी से विधायक जगदीश नेहरा और डबवाली की विधायक संतोष सारवान मंत्री बने। 1996 में भी हरियाणा विशाल पार्टी बीजेपी गठबंधन की सरकार में चौधरी बंसीलाल सीएम बने, जिसमें सिरसा के विधायक गणेशी लाल मंत्री बने। 2000 में हुए चुनावों के बाद फिर से सत्ता सिरसा के ही ओम प्रकाश चौटाला के हाथों में आई। उसके बाद 2005 में
हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तो यहां पर भी सिरसा के विधायक लक्ष्मण दास अरोड़ा मंत्री बने, जबकि रंजीत चौटाला को हरियाणा योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 2010 में फिर से हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आई। इस समय सिरसा में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, लेकिन निर्दलीय जीत हासिल करने वाले गोपाल कांडा को सरकार का समर्थन करने के बाद राज्य मंत्री का पद मिला। और जब 2014 में पहली बार 47 सीटों के साथ बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी तो उस दौरान भी सिरसा से कोई नहीं जीत पाया। लेकिन सीएम मनोहर लाल ने पार्टी के पुराने नेता जगदीश चोपड़ा को खुद का राजनीतिक सलाहकार नियुक्त कर जिले को एक प्रतिनिधित्व दिया। और इस बार बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन इस बार भी 2014 चुनाव की तरह सिरसा से बीजेपी का कोई चेहरा नहीं जीता। सिरसा से ताल्लुक रखने वाले दुष्यंत चौटाला प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं रानिया से विधायक रंजीत चौटाला सरकार में मंत्री हैं। यानी कि 45 साल में सिरसा ने राजनीति में प्रभावी प्रतिनिधित्व किया, जिसने न सिर्फ प्रदेश को बल्कि देश को भी बेहतरीन नेता दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको यह भी बता दें कि प्रदेश का हर अपडेट सिर्फ और सिर्फ आप इसी पॉलिटिकल शो के जरिए जान पाएंगे, समझ पाएंगे, यानी कि सियासी गलियारा आपके लिए बहुत जरूरी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।